हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए पीएचडी मैंडेटरी है। क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होता है आफ्टर यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो आया था, तो उसके बाद से कई बार कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, अगर आपने पीजी किया है प्लस नेट किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह कहीं पे भी जॉब मिल जाती थी या रिक्रूट हो सकते थे। लेकिन अभी का सिनेरियो क्या है ये हम जानेंगे इसमें। और पर्टिकुलरली यहाँ पर मैं सिर्फ कॉलेजेस के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज हैं वो यूजीसी रेगुलेशन 2018 में उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डाला है। दैट मीन्स जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग रूल है, और जो कॉलेजेज हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेज उनके लिए रूल थोड़ा सा अलग है। लेकिन इन दोनों रूल जो हैं इनका बेसिस एक ही है, एपीआई। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होगा फॉर इंटरव्यू, तो वो एपीआई के थ्रू होगा। पहले क्या होता था कि बहुत सारे एग्ज़ाम होते थे, अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लेता था या कोई अलग एजेंसी, जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। कई जगह अभी भी होता है ये, लेकिन अभी ज़्यादातर जगह पे एपीआई चल रहा है। तो मैं उत्तराखंड से हूँ, तो पर्टिकुलरली मैं उत्तराखंड के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का रिक्रूटमेंट होता है वो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है। दैट मीन्स कि स्टेट कमीशन जो होता है यहाँ का। तो अभी यहाँ 2017, दैट मीन्स कि 2017 में वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो वहाँ पे स्क्रीन किया था ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। दैट मीन्स कि जैसे कि बॉटनी का एग्ज़ाम था तो वहाँ पे 100 मार्क्स का बॉटनी का क्वेश्चन पेपर था। उस पर मेरिट बनी और जितने लोग वहाँ पर सेलेक्ट हुए उनको इंटरव्यू के लिए फाइनली बुलाया गया। तो यही तरीका अब सेम फॉलो हो रहा है, वहाँ पे एपीआई कर दिया गया है। ये बेसिक चीज़ें आप सभी को पता होंगी, फिर भी मैं इसलिए बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि कई बार कन्फ्यूजन होता है कि पीएचडी क्या मैंडेटरी हो गया है, बिना पीएचडी के क्या काम नहीं चलेगा, सिर्फ हम नेट के बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या नहीं। या मैं सिंपली कहूँ तो कि पीएचडी कितना मैंडेटरी हो गया है एक जॉब के लिए, एक रिसर्च के लिए नहीं बल्कि जॉब के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका हो गया है, क्योंकि इसमें वेटेज ही इतना दिया गया है। तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको एक एपीआई इंडेक्स दिख रहा है, पर्टिकुलरली उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मेरा एपीआई है। जब उसमें वैकेंसी आई थी हाल ही में तो मैंने वहाँ पे फॉर्म फिल किया था, तो वहाँ पे मेरा एपीआई आप देख सकते हैं। तो जनरली एपीआई में क्या होता है कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, परसेंटेज, वो देखा जाता है फ्रॉम ग्रेजुएशन से पीएचडी का, सभी चीज़ें इसमें होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रेजुएशन में हमें परसेंट वाइज कितना वेटेज मिलेगा। अगर हमारा 80% प्लस है, दैट मीन्स कि 80 to 100%, तो हमें मैक्सिमम 21 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे एपीआई में। क्योंकि हम मैक्सिमम वाला सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी होती है। तो 80 प्लस में आपको 21 मिलेंगे, 60 to 80% के बीच में मिलेंगे 19 मार्क्स, 55 to 60% के बीच में मिलेंगे आपको 16 मार्क्स, और 45 to 55 के बीच में आपको मिलेंगे केवल 10 मार्क्स। तो ये ग्रेजुएशन का स्कोर है, 4 कैटेगरीज में इनने बनाई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मेरा परसेंटेज ग्रेजुएशन का केवल 57% था, तो मुझे यहाँ पे केवल 16 मार्क्स मिले हैं। सिमिलरली आप अपना काउंट कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा एपीआई होना चाहिए एक इंटरव्यू के लिए जो एपीआई के थ्रू स्क्रीन होते हैं, तो वो कितना अच्छा एपीआई वहाँ पे चाहिए, आप गेस कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का है 80% एंड अबव। दैट मीन्स कि 80% से ज़्यादा जिसके होंगे उसको 25 मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे भी हम पहले मैक्सिमम को ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद 60 to 80% जिसके मार्क्स होंगे उसे 23 मार्क्स मिलेंगे, और 55 से 60% को 20 मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे मेरा 74% है पीजी में, एमएससी में, तो वहाँ पे मुझे 23 मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद एमफिल का आता है, हालांकि अभी जो यूजीसी रेगुलेशन 18 वाला है इसमें एमफिल को, सॉरी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या यूजीसी रेगुलेशन 18 दोनों में एमफिल को यहाँ पे हटा दिया गया है। लेकिन इससे पहले जिसने एमफिल किया होगा तो उसमें भी 7 and 5 मार्क्स मिलेंगे। आपका एमफिल में स्कोर 60% से अबव होगा तो 7 मार्क्स, और एमफिल में 60% से कम होगा तो केवल 5 नंबर मिलेंगे। और पीएचडी का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीएचडी का मैक्सिमम मार्क्स है 25। तो पीएचडी का तो मैक्सिमम मिनिमम हो नहीं सकता, क्योंकि पीएचडी तभी वैलिड होगा जब आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास डिग्री होगी। तो पीएचडी आपका कहीं से भी हो सेम मार्क्स मिलेगा, आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो, गवर्नमेंट से हो, सेंट्रल से हो, दिल्ली से हो, जेएनयू से हो, कहीं से भी हो,
अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आपको 25 मार्क्स सिर्फ डिग्री के मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है सिर्फ पीएचडी का। तो मेरा पीएचडी नहीं था तो यहाँ पे 0 मार्क्स है, पीएचडी का कुछ नहीं है। उसके बाद नेट है, नेट में 3 अलग अलग कैटेगरी दी हैं इनने, एक नेट विद जेआरएफ, दूसरा नेट, तीसरा स्लेट या जिसे कहते हैं हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये भी सिमिलर होता है नेट के पैरेलल। तो पहली कैटेगरी इसमें नेट विद जेआरएफ की है जिसमें मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलते हैं, और उसके बाद है सिर्फ नेट की कैटेगरी, तो इसमें 8 मार्क्स मिलते हैं, और उसके बाद सेट में सिर्फ 5 मार्क्स। तो जो नेट विद जेआरएफ है मेरा तो नहीं था, मेरा सिर्फ नेट एलएस लेक्चरशिप क्वालिफाई था, इसलिए मैं एलिजिबल तो था फॉर्म भरने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ 8 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद है रिसर्च पब्लिकेशन का। रिसर्च पब्लिकेशन का यहाँ पे लिखा है कि 2 मार्क्स ऑफ ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड ऑफ यूजीसी और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स। दैट मीन्स कि यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल्स होते हैं उनमें अगर आपका पब्लिकेशन है उन जर्नल्स में तो आपको उसके मार्क्स ही दिए जाएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स आपको 6 दिए जाएंगे, यानी कि 3 रिसर्च पेपर के, उससे ज़्यादा आपके अगर रिसर्च पेपर वैलिड हैं भी तो नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा पीएचडी नहीं था ऑब्वियसली, तो मेरा रिसर्च भी कुछ नहीं था। उसके बाद है टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच। दैट मीन्स कि 1 साल के 2 नंबर आपको मिलेंगे टीचिंग के, या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस आपने लिया है तो उसके। तो मैक्सिमम इसके ईयर वाइज 10 मार्क्स मिल सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपका 5 साल का पोस्ट डॉक है या टीचिंग है तो आपको 5 टू 10 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो मेरा ये भी कुछ नहीं था, तो 0 है यहाँ पे। लेकिन जो टीचिंग है, पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है, इसका कुछ क्राइटेरिया है कि कहाँ टीच होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, वैलिड है या नहीं है, तो वो उनने अपने रेगुलेशन में मेंशन किया है, वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद अवार्ड वाली कैटेगरी है कि अवार्ड में क्या क्या होना चाहिए। अवार्ड में या तो आपका इंटरनेशनल नेशनल लेवल का अवार्ड होना चाहिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल बॉडीज़, अलग अलग बॉडीज़ होती हैं उनके थ्रू अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, जैसे कि सीएसआईआर के थ्रू मिलता है बहुत सारे अवार्ड। और उसके बाद एक स्टेट लेवल कोई अवार्ड जिसके 2 मार्क्स मिलेंगे, और जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल है उसके 3 मार्क्स मिलेंगे, और ये मैक्सिमम होंगे 3 and 2। दैट मीन्स कि 5 मार्क्स मैक्सिमम होंगे, और अगर आपका नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जैसे कि मुझे नहीं मिला है। तो यहाँ पर टोटल स्कोर 100 मार्क्स हो जाता है, और कैंडिडेट्स स्कोर मेरा यहाँ पे 47 है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं था। मेरा वैसे मिनिमम ही स्कोर हुआ है, क्योंकि मेरा मिनिमम कैटेगरी में है, जैसे कि मेरा सिर्फ नेट है तो मुझे 8 मार्क्स दिए हैं। उसके बाद मेरा पीजी में 74% है तो मुझे 23 मार्क्स दिए हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन में मेरा केवल 57% था तो मुझे 16 मार्क्स मिले हैं। तो ये तो परसेंटेज थोड़ा सा कम है। अगर आप मैक्सिमम परसेंटेज भी लाते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन में 80% से ऊपर होता है तो भी आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। तो 25, और पीजी में अगर मैक्सिमम हम 80+ को काउंट करते तो 20, 21 एंड 25, एंड उसके बाद नेट विद जेआरएफ, क्योंकि एमफिल तो अब बंद कर दिया गया है और कोई भी एमफिल में इंटरेस्टेड होगा नहीं। तो अगर हम सिर्फ नेट विद जेआरएफ भी काउंट कर लें, 80% एमएससी में, 80+ बीएससी में, और नेट के हम अगर नेट जेआरएफ के साथ मार्क्स काउंट भी कर लें तो ये टोटल 56 मार्क्स ही हो रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आप बीएससी हैं अच्छी परसेंटेज से, एमएससी हैं, उसके बाद आपने नेट किया है जेआरएफ के साथ, तो आपका एपीआई सिर्फ 56% हो रहा है। मतलब 100 में से आपका एपीआई केवल 56 हो रहा है। तो ये एपीआई जो 56 है ये इनफ नहीं है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होने के लिए, बहुत कम है। अभी यहाँ उत्तराखंड में जो हुआ था, वैकेंसी आई थी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वहाँ पे जो जनरल का कट ऑफ है बॉटनी में करीब 96 के आसपास था। कट ऑफ इन द सेंस कि यहाँ पे जो एपीआई था, कोई पेपर तो हुआ नहीं था, तो कट ऑफ उसी को कहा गया है एपीआई को। तो वहाँ पे 90+ भी अगर आप माने तो आपको 90+ स्कोर करना पड़ेगा छोटे छोटे स्टेट्स में जहाँ पर वैकेंसी काफ़ी कम होती हैं। अगर कहीं पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है एक बार में तो वहाँ पर थोड़ा सा एपीआई कम हो सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है एपीआई कम होगा, क्योंकि सभी लोग पीएचडी हैं वो ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़्यादातर ट्राई कर सकते हैं। तो एक तरीके से अगर आप यहाँ पे बीएससी हैं, एमएससी हैं, नेट जेआरएफ हैं, तो आप अगर एपीआई के थ्रू वहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रहा है तो आप इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं यहाँ पे पीएचडी वाले हैं, नेट भी है उनका, बीएससी एमएससी ठीक ठाक परसेंटेज है,
उसके बावजूद भी वो एपीआई में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि ये सभी का होता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास रिसर्च पेपर पब्लिश होंगे, आपका नेट होगा, आपकी बीएससी एमएससी होगी और आपका पीएचडी होगा। तो पीएचडी में अगर जिसका 96 एपीआई बन रहा है तो वहाँ पर 94 वाला भी बाहर हो सकता है, क्योंकि अगर 96 से कट ऑफ चला गया तो 96 प्लस वालों का ही वहाँ पे सिलेक्शन होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे सबका एपीआई सिमिलर बनेगा। जैसे अगर थोड़ा सा बीएससी एमएससी की वजह से ऊपर नीचे होगा, अदरवाइज सबका जैसे नेट जीआरएफ होगा तो उसे 10 नंबर ही मिलेंगे, और उसके बाद पीएचडी उसका होगा तो उसको 25 मार्क्स ही मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग पीछे ज़रूर रह ही जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एपीआई के थ्रू। बहुत सारे जो हैं कैंडिडेट एलिजिबल, वो डायरेक्टली इंटरव्यू तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो यही है कि पीएचडी क्यों मैंडेटरी इतना है और नेट की वैल्यू इतनी कम क्यों हो गई है। अदरवाइज नेट का इम्पोर्टेंस अपना है, जिस लेवल का एग्ज़ाम है उसका इम्पोर्टेंस उतना ही है, सिर्फ इसलिए घटा है कि इसका विटेज यहाँ पे काफ़ी कम कर दिया। अगर यहाँ पे 20 मार्क्स या 20 to 25 के बीच में नेट का विटेज देते तो हो सकता था कि कहीं पे नेट वालों का भी सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे अभी नेट वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन फ्यूचर यही पॉलिसी हमारा लागू होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी के अकॉर्डिंग। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करेंगे आगे एमएससी के बाद बीएससी के बाद, तो नेट जीआरएफ करने के बाद, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो पीएचडी है वो आपके लिए मैंडेटरी है। अदरवाइज आप कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे, एज ए रिसर्चर नहीं बल्कि जॉब लेने के चक्कर में। क्योंकि मोस्टली पीएचडी लोग इसलिए करते हैं कि इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बने, हम कॉलेज में टीच करें, तो इसके लिए पीएचडी मैंडेटरी है एक तरीके से, तभी आप कंपटीशन में जा सकते हैं। दूसरा इसका एक्सेप्शन है, बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी एग्ज़ाम हो रहा है प्लस इंटरव्यू हो रहा है। तो उत्तराखंड में तो मैं बताऊं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, यूकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता था इससे पहले, और यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होता है वो अब एपीआई के थ्रू होने लग रहा है। तो इस बार से अगर एपीआई है तो आगे भी कंटिन्यूसली एपीआई के थ्रू ही होगा। तो अगर आप उत्तराखंड के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आपको पीएचडी मैंडेटरी है। और यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, तो उनमें तो ऑब्वियसली एपीआई का रूल है ही है। अगर कॉलेज में एपीआई लग रहा है तो यूनिवर्सिटी में तो उससे पहले लगेगा। बल्कि मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी में डिफरेंस मेन ये है कि वहाँ पर पीएचडी के वेटेज और भी बढ़ा दिया गया है, वहाँ पर पीएचडी को 30 मार्क्स दिए गए हैं। तो यूनिवर्सिटी में तो डायरेक्टली पीएचडी मैंडेटरी ही है, कहीं भी बिना पीएचडी के अब नहीं लेते हैं। बाकी एक्सेप्शन ये है, जैसे उत्तर प्रदेश में है यूपीएचईएससी का एग्ज़ाम वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे यूपीएचईएससी का भी होता है, यूपीपीएससी का भी होता है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और एडेड डिग्री कॉलेज में। तो वहाँ पे अभी एग्ज़ाम हो रहा है, हर बार लगभग वहाँ पे एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके बाद इंटरव्यू होता है। जो एग्ज़ाम होता है उसके मार्क्स भी काउंट होते हैं इंटरव्यू में यूपीएचईएससी में, जो कि एडेड कॉलेजेज हैं। तो वहाँ ये एक्सेप्शनल है। और बहुत सारे स्टेट अभी और हैं, जैसे कि राजस्थान में है, वहाँ पे भी एग्ज़ाम हो रहा है। राजस्थान में अभी एग्ज़ाम शायद हुआ था या होगा, तो वहाँ पे अभी एग्ज़ाम ही है। वहाँ पे उसके एग्ज़ाम के थ्रू इंटरव्यू के लिए जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड में एपीआई के थ्रू ही जाएंगे। और आने वाले टाइम में शायद, क्योंकि यूनिवर्सिटी का रूल है, सॉरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रूल है, तो ये शायद मैंडेटरी ही हो जाए हर जगह। तो कहीं पे भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि वहाँ पे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा या कोई भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एपीआई को इतने बड़े रेगुलेशन के थ्रू इनने लागू किया है। बाकी इन फ्यूचर क्या होता है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन अभी का क्राइटेरिया ऐसा है। तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना है आगे, तो पीएचडी इस तरीके से मैंडेटरी है। अदरवाइज फॉर्म फिल करने के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, जैसे मैंने किया था, तो सिर्फ हम फॉर्म ही फिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप ये देख के ज़्यादा खुश मत होना कि सिर्फ नेट के बेसिस पे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि बिना पीएचडी के आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे ही नहीं, आप काफ़ी पीछे रह जाते हो। क्योंकि मेरा स्कोर यहाँ पे आप देख रहे हो कि 47 है। आप इसे एवरेज स्कोर 55 to 60 भी मान सकते हो। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, जैसे कि आपका नेट जीआरएफ है 2 नंबर और बढ़ गई, और ग्रेजुएशन में 80 प्लस है, और पीजी में भी 80 प्लस है, लेकिन 60 प्लस आपका नहीं हो पाएगा। जबकि आपको एपीआई के थ्रू इंटरव्यू में जाने के लिए 80 प्लस 90 प्लस इतने मार्क्स चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप भी पीएचडी करें, पीएचडी की डिग्री लें, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लें। क्योंकि पीएचडी का इम्पोर्टेंस यहाँ पे जॉब के लिए ही ज़्यादा इनने दिया है, आई थिंक, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि अगर
रिसर्च को इनको इम्प्रूव करना होता तो कुछ और ये क्राइटेरिया बना सकते थे, स्पेशली पीएचडी के लिए, क्योंकि पीएचडी के बाद कॉलेजेस में जनरली टीच किया जाता है, तो टीचिंग के लिए नेट ही इनफ है। अगर कोई अच्छा टीच कर सकता है तो उसके लिए नेट इनफ है, पीएचडी की इतनी ज़रूरत क्या है। इवन बीएससी एमएससी तक के लिए नेट इनफ है पढ़ाने के लिए, मेरे ख्याल से, मेरा अपना ओपिनियन है। तो अगर पीएचडी की क्वालिटी इंप्रूव करनी थी तो कुछ और कर सकते थे। ये कि इसका विटेज देके तो आपने फिर डिग्री को ज़्यादा और प्रमोट किया है कि पीएचडी सिर्फ डिग्री है जिसके 25 मार्क्स मिल रहे हैं, और उसके बेसिस पे हर कोई पीएचडी की डिग्री लेना चाहेगा। अगर रिसर्च को अच्छा करना है तो फिर तो उसके लिए और बहुत सारे रास्ते हैं, वो चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए ना। तो आप लोग क्या सोचते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में मुझे भी ज़रूर बताना। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे कैसे आज के टाइम में अब पीएचडी मैंडेटरी हो गया है कॉलेज में पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें और अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।